आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस रिलेटेड टू बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। इससे पहले हमने फंक्शंस पढ़े थे, कुछ कांस्टेंट फंक्शन, लीनियर फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन। आज हम पढ़ेंगे फंक्शंस, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एग्जाम के लिए, फंक्शंस रिलेटेड टू बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स। पहला फंक्शन है डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन, अब इसकी डेफिनेशन पहले देख लेते हैं। एन इक्वेशन that relates price per unit and quantity demanded at that price is called demand function। अब इस ग्राफ, इसका जो ग्राफ होता है उसको क्या बोलते हैं? इस ग्राफ इज कॉल्ड अ डिमांड कर्व। इसके ग्राफ को डिमांड कर्व बोलते हैं और ये स्ट्रेट लाइन हो सकता है, अब लॉजिकल जो P को डिनोट करता है, P के अंदर आता है, P को जो डिनोट करेगा प्राइस, P से डिनोट किया जाता है। P इज प्राइस पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट ऑफ अ सर्टेन प्रोडक्ट। कोई प्रोडक्ट होगा, उसका कुछ प्राइस होगा, उसी प्राइस को P से डिनोट करेंगे। X is number of unit of that product। x होगा हमारा क्वांटिटी, दैट मीन्स नंबर। अब जो इसका इक्वेशन है x इक्वल टू एफ ऑफ पी है, ये हमारा इक्वेशन है। x इज डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और p इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एक और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, x एंड p इज नॉन नेगेटिव। दैट मीन्स इसकी जो मीनिंग है, जीरो हो सकता है और जीरो से बड़ा, जीरो और मोर देन जीरो, जीरो का इक्वल और जीरो से बड़ा, बट नेगेटिव में नहीं हो सकता। इस लाइन का मतलब है नॉन नेगेटिव। इसको हम सिंपल भाषा में यदि पढ़े तो डिमांड यदि इंक्रीज होए, डिमांड इंक्रीज या ऐसे बोलूँ प्राइस इंक्रीज, इसको ऐसे कहते हैं। प्राइस इंक्रीज होता है तो यहाँ पे क्वांटिटी डिक्रीज हो जाती है।
ऐसे सिंपल भाषा में, या ऐसे लिखो एन इंक्रीज इन प्राइस corresponding to a decrease in quantity. And vice versa. यदि प्राइस डिक्रीज होती है तो क्वांटिटी इंक्रीज हो जाता है। अब इसका ग्राफ देखते हैं हम। इसका ग्राफ इस प्रकार से आता है कि ये प्राइस है, प्राइस पर यूनिट, और ये क्वांटिटी, जिसे डिमांड भी बोल देते हैं, डिमांड। ये इस तरीके से ग्राफ आता है, डिमांड कर्व इसको बोलते हैं, कर्व। ये डिमांड कर्व है। यहाँ पे ध्यान से देखें, ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस, तो ये वैल्यू जैसे बढ़ रही है ये वैल्यू घट रही है। यदि मैं आपको यहाँ पे बात करूँ तो ये यहाँ सबसे ज़्यादा है y की वैल्यू, तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है। अगर y की वैल्यू यहाँ पे घट रही है तो ये वैल्यू यहाँ से यहाँ शिफ्ट होगी, बढ़ रही है। दैट मीन्स यदि y की वैल्यू घटेगी तो x की वैल्यू बढ़ेगी। मतलब यदि p की वैल्यू घटेगी तो q की वैल्यू बढ़ेगी, यदि p की वैल्यू बढ़ेगी तो q की वैल्यू घटेगी। ये डिमांड फंक्शन है। इस पे क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, बहुत बनते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम करेंगे, और पहले फंक्शन समझ लेते हैं, पूरे कितने टाइप के फंक्शन हैं, सारे टाइप के फंक्शन समझ के देन हम न्यूमेरिकल करेंगे। सेकंड फंक्शन देखते हैं, सप्लाई फंक्शन। सप्लाई फंक्शन की जो डेफिनेशन है, एन इक्वेशन दैट रिलेटेड टू प्राइस पर यूनिट and the quantity supplied at that price is called supply function। इसका जो ग्राफ होता है उस ग्राफ को हम सप्लाई कर्व बोलते हैं। P डिनोट करता है प्राइस पर यूनिट, X डिनोट करता है क्वांटिटी जो सप्लाई हुई है। X एंड P नॉन नेगेटिव होने चाहिए, इसकी मीनिंग मैंने अभी आपको बताई। देन फंक्शन जो बनेगा X इक्वल टू G ऑफ P। और हम लॉजिकल जो बात करें तो यहाँ पे यदि मैं इंक्रीज करता हूँ प्राइस, इंक्रीज प्राइस, यदि प्राइस इंक्रीज करी है तो इसी के साथ साथ क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। यदि प्राइस मैंने डिक्रीज करा है तो क्वांटिटी की सप्लाई भी डिक्रीज हो जाएगी। दैट मीन्स स्टेटमेंट में यदि लिख दूँ इंक्रीज इन प्राइस corresponding to an increase in the quantity supply and decrease in price brings about a decrease in supply। ये इसके कर्व की यदि हम बात करें, इसके ग्राफ की यदि हम बात करें तो इसका ग्राफ इस तरीके से होता है। क्वांटिटी और ये सप्लाई कर्व और ये प्राइस पर यूनिट। अब जैसे ही मैं इस प्राइस को इंक्रीज करता हूँ, ध्यान से देखिए ये ग्राफ ऐसे इंक्रीजिंग चलता है। जैसे मैं यहाँ पे, ये प्राइस है, सपोज कीजिए ये मेरी प्राइस है, तो अभी यहाँ पे क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी। अब प्राइस थोड़ा इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी की वैल्यू भी इधर, ये इधर इंक्रीज हो रहा है और ये इधर इंक्रीज हो रहा है। जैसे ही देखिए आप डिस्टेंस इधर ज़्यादा हो रहा है, इधर भी ज़्यादा हो रहा है। जैसे ही आप
प्राइस हाई करते जा रहे हैं, क्वांटिटी भी आपकी हाई होती जा रही है। तो ये ग्राफ है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है सप्लाई फंक्शन का ग्राफ। अब हम थर्ड फंक्शन देखते हैं, कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन बहुत ही सिंपल है। कॉस्ट फंक्शन को हम ऐसे भी लिख देते हैं, टोटल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस का वेरिएबल कॉस्ट। अब मैं ये बताता हूँ आपको फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, और इसका जो जनरल फंक्शन लिखते हैं हम वो इस प्रकार से लिखते हैं, सी ऑफ सी एक्स। सी एंड एक्स आर कॉस्ट फंक्शन, ये कॉस्ट फंक्शन है। अब मैं आपको बताता हूँ कि फिक्स्ड फंक्शन क्या होता है। फिक्स्ड फंक्शन, फिक्स्ड फंक्शन और वेरिएबल फंक्शन। फिक्स्ड फंक्शन जैसे रेंट, इंश्योरेंस। अब नॉर्मल इसकी स्टेटमेंट की बात करें तो ये इंडिपेंडेंट होता है ऑन प्रोडक्ट, इंडिपेंडेंट ऑन प्रोडक्ट या प्रोडक्शन, प्रोडक्शन ऑन प्रोडक्शन। ये डिपेंडेंट होता है ऑन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड होगा फिक्स फंक्शन। अब जो इसके एग्जांपल्स है, मटेरियल हो गया किसी भी चीज़ का, प्रोडक्शन के टाइम में जो मटेरियल यूज करते हैं, लेबर हो गया, लेबर, ये है कॉस्ट फंक्शन। अब हम देखते हैं फोर्थ रिवेन्यू फंक्शन। रिवेन्यू फंक्शन, पहले रिवेन्यू की मीनिंग समझ लेते हैं। रिवेन्यू को आर से डिनोट करते हैं, रिवेन्यू आर बी द टोटल रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू और इनकम of the company makes by selling x units, कोई भी वेरिएबल यूनिट्स ऑफ अ प्रोडक्ट। कहने का मतलब कि जो भी कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचती है और जो इनकम उसके पास आता है उसे रिवेन्यू बोलते हैं। एट किस पर, एट प्राइस पी पर यूनिट। अब जो इसका फंक्शन होता है आर इक्वल टू पी एक्स, पी प्राइस पर यूनिट हो गया, एक्स यूनिट्स हो गई सेलिंग यूनिट्स प्रोडक्ट की। एंड नेक्स्ट हम देखते हैं प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन, प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है, प्रॉफिट हमें जब होगा जब हमारा रिवेन्यू में से हम अपनी कॉस्ट माइनस कर लेंगे तो हमारा हो जाएगा प्रॉफिट फंक्शन। तो आर ऑफ एक्स एंड सी ऑफ एक्स, ये रिवेन्यू है, टोटल रिवेन्यू, टोटल रिवेन्यू फंक्शन, और ये टोटल कॉस्ट फंक्शन, टोटल कॉस्ट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन को पी एक्स से डिनोट करते हैं, पी एक्स प्रॉफिट फंक्शन, तो रिवेन्यू माइनस कॉस्ट फंक्शन। इन सारे फंक्शनों पे हर बार एग्जाम के अंदर एक एक क्वेश्चन आया हुआ है, हर बार 5 मार्क्स का, 6 मार्क्स का, हमेशा क्वेश्चंस आपको मिलते रहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 6 फंक्शन, ब्रेक इवन पॉइंट।
इंटरेस्टिंग है। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है कंपनी में? ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जिस टाइम कोई भी प्रॉफिट और लॉस नहीं होता है, नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉस ऑफ कंपनी। कंपनी को जिस टाइम कोई भी प्रॉफिट लॉस नहीं होता एट पॉइंट, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं। अब हम करते हैं कंजम्पशन फंक्शन। कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है पहले समझ लेते हैं। जितना कंज्यूम करते हैं इसमें एक आई लिखते हैं हम। आई नेशनल इनकम को डिनोट करता है, डिनोटेड बाय आई डिनोट टोटल नेशनल इनकम, इनकम। और सी टोटल नेशनल कंजम्पशन। तो क्या होता है C इक्वल टू एफ ऑफ आई। जो कंजम्पशन फंक्शंस होता है हमारा वो इनकम का वेरिएबल बन जाता है। देन एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेविंग फंक्शन। या सेविंग क्या होता है? सेविंग, सेविंग होता है, सेविंग एस से डिनोट करते हैं, एस इक्वल टू इनकम माइनस कंजम्पशन। मतलब जो भी इनकम आई होगी उस इनकम में से कितना कंज्यूम कर चुका है या कितना खर्च हो चुका है उसे माइनस कर लेते हैं तो सेविंग इनकम बन जाता है। ये फंक्शन से। और अब इसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे, वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। पहले देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन है, ए पब्लिशिंग हाउस फाइंड्स दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डायरेक्टली एट्रीब्यूटेड टू ईच बुक इज रेस्ट 30 रुपीज़। हर बुक की जो कॉस्ट है वो कितनी है? 30 रुपये। कॉस्ट कितनी आ गई हमारे पास? 30 रुपीज़। एंड दी फिक्स्ड कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फिक्स्ड कॉस्ट 15,000। इफ इच बुक कैन बी सोल्ड, कितने की बेची जा रही है? एक बुक 45 की, मतलब एक की प्राइस 45 हो गई। देन डिटरमाइन, सबसे पहले कॉस्ट फंक्शन। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पहले हम लेट कर लेते हैं नंबर, लेट नंबर ऑफ बुक्स, क्योंकि कितने बुक्स होंगे वो हम लेट कर लेते हैं। बुक्स पब्लिश्ड बाय द पब्लिशिंग हाउस बी एक्स, एक्स हो गया। अब कॉस्ट फंक्शन होता है हमारे पास वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट प्लस फिक्स्ड कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होगा जैसे कि 30 रुपये उसका कॉस्ट है, एक इच बुक इज 30 रुपीज़, 30 रुपीज़ है, सारी बुक 30 रुपये की है। तो यदि मैं वेरिएबल बढ़ाते जाऊँ 2 3 4 5 6 ऐसे करूँ तो इसका मतलब नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगा। तो वेरिएबल कॉस्ट 30 इंटू में एक्स। फिक्स्ड कॉस्ट तो मेरे को दे ही रखा है, फिक्स्ड कॉस्ट गिवन है 15,000। तो हमारा कॉस्ट फंक्शन क्या हो जाएगा? कॉस्ट फंक्शन सी से डिनोट करते हैं तो सी ऑफ एक्स मतलब एक्स का, तो 30x प्लस का 15,000। ये हमारा फर्स्ट का आंसर। देन सेकंड करके देखते हैं हम। सेकंड बोला गया है हमें कि रिवेन्यू फंक्शन। रिवेन्यू फंक्शन क्या होती है? वो फंक्शन, एक बार मैं दोबारा से आपको रिवेन्यू फंक्शन बता दूं। रिवेन्यू फंक्शन क्या होता है कि सेलिंग यूनिट, कितना यूनिट वो सेल करता है, और प्राइस पर यूनिट।
और वो इनकम जो कंपनी सेल करके कमाती है उसी को रिवेन्यू फंक्शन बोलते हैं। तो क्या होता है, आर इक्वल टू पी एक्स, मतलब प्राइस और सेलिंग यूनिट। तो सेलिंग यूनिट हमारे पास कितनी है, जो सेल करता है, सोल्ड एज 45, सोल्ड क्या करता है 45। तो हमारे पास जो रिवेन्यू यूनिट आ जाएगा, सिंस इच बुक इज सोल्ड फॉर रेस 45, सारी बुक कितने की, हर बुक कितने की 45। द रिवेन्यू फंक्शन आर एक्स से दिखाएंगे, आर एक्स। अब हमारे पास कितनी 45 है, तो ये होगी 45 और क्वांटिटी एक्स, तो एक्स क्योंकि सेलिंग ये थी हमारे पास 45 और एक्स यूनिट 45। नेक्स्ट करते हैं थर्ड, प्रॉफिट फंक्शन। प्रॉफिट फंक्शन क्या होता है, दोबारा समझ लो। प्रॉफिट फंक्शन होता है रिवेन्यू माइनस कॉस्ट फंक्शन। तो आपने दोनों फंक्शन निकाल लिया है, रिवेन्यू फंक्शन भी और कॉस्ट फंक्शन भी। तो रिवेन्यू फंक्शन माइनस का कॉस्ट फंक्शन आपको, तो रिवेन्यू फंक्शन कितना 45x और माइनस आपका 30x और प्लस का 15,000 ब्रैकेट में। तो ये मेरे पास आ जाएगा 45 में से 30 निकालूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 15x और ये ब्रैकेट है तो ये प्लस माइनस बन जाएगा। ये हो गया हमारा प्रॉफिट फंक्शन, पी एक्स से दिखा दें, ये हो गया हमारा प्रॉफिट फंक्शन। ये प्रॉफिट फंक्शन हो गया। हम चाहते तो इसमें से 15 कॉमन भी ले सकते हैं, बट वही सेम। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन है ब्रेक इवेंट फंक्शन। ब्रेक इवेंट फंक्शन वो फंक्शन है जहाँ पे ना तो प्रॉफिट होता है ना तो लॉस होता है कंपनी को, उसी पॉइंट को ब्रेक इवेंट पॉइंट बोलते हैं। तो इसका मतलब उसको ना तो प्रॉफिट हुआ है और ना ही लॉस हुआ है, दैट मीन्स प्रॉफिट क्या है, जीरो है। उस कंडीशन में जब प्रॉफिट हुआ ही नहीं है तो प्रॉफिट फंक्शन क्या है, जीरो है। तो प्रॉफिट फंक्शन जीरो है। अब जो हमारा प्रॉफिट फंक्शन है वो कितना है, ये है। तो इक्वल टू में कितना रखना है, हमें जीरो रखना है, माइनस का इक्वल टू जीरो। अब यदि हमें x की वैल्यू भी निकालनी है तो हम ऐसे कर सकते हैं 15x और इधर 15,000, 15 से 15 कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पे 1000, मतलब कि वो 1000 यूनिट बेचता है तो उसको ना तो कोई प्रॉफिट होता है और ना ही उसको कोई लॉस होता है।